चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं पॉलिटी का जो है चौथा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, तो ये संविधान की प्रस्तावना इसका चौथा चैप्टर है, जिसमें बताया गया है संविधान के प्रस्तावना के बारे में। संविधान का क्या उद्देश्य था, मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का क्या मतलब होता है। जैसे तो चैप्टर में लिखा हुआ है प्रस्तावना, तो इस प्रस्तावना शब्द का क्या मतलब है, तो हम पहले समझेंगे कि इस प्रस्तावना का मतलब क्या है, प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना किसी भी चीज़ की, जैसे कि हम कोई भी वर्ड लेते हैं, किसी चीज़ की डेफिनेशन होती है, तो उसको हम शॉर्ट में उस डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, परिभाषा किसी चीज़ की होती है। तो उसी तरीके से प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना जो संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का एक जो मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान के उस पूरे संविधान में उस किसके बारे में बात की गई है, मेन मोटिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में प्रस्तावना में बताया गया है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये पूरे संविधान का एक परिचय है। तो जिसको N.A. पालिकीवाला ने जो है कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। इसलिए और ये इस तरीके से प्रस्तावना जो है संविधान का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताती है। तो और वैसे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्तावना जो है उसी पे आधारित है। तो वैसे तो प्रस्तावना में जो है संशोधन करना नामुमकिन मतलब मुश्किल है। उसमें जो है उसके प्रस्तावना में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अभी इस चैप्टर के बाद में बताया जाएगा कि संविधान में संशोधन करना पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो उसका जो संविधान का जो मुख्य ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसे हम चेंजेस करें कि उसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब तो पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो लेकिन संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये पहली बार संशोधन में, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। 42वां संशोधन जिसको बोलते हैं, पहली बार प्रस्तावना में चेंजेस किए गए थे। उसके बाद आते हैं उसके मुख्य 4 तत्व क्या हैं, जैसे कि स्रोत, ठीक है, और प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, और तिथि, मतलब किस तिथि को ये लागू किया गया। तो इसमें स्रोत क्या है, जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में जो शक्ति है वो भारत के लोगों से आती है, क्योंकि भारत में बताया है, इसके पहले चैप्टर बता चुके हैं कि भारत में जो संविधान है वो संसदीय प्रणाली व्यवस्था है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, जो संसद जो होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति जो है, प्रकृति किस तरीके की प्रकृति है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है, ये इसकी प्रकृति है। और उद्देश्य क्या है इसका, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये इसके उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब इसके सारे जो शब्द हैं इनका क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि इनका क्या मतलब है इसमें, और किस तिथि को 26 जनवरी 1949 को ये आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो इसके बाद हम बताते हैं कि इसके इन सभी जो 42वें संविधान संशोधन या जो प्रकृति और उद्देश्य, इन सभी वर्ड का क्या मतलब है। चलिए हम उसके मतलब के बारे में हम समझते हैं कि उसका क्या मतलब। तो भारत के संविधान में ये सारे शब्द, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये सारे शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये सारे शब्द इसमें जो है यूज़ किए गए हैं। उसमें से पहला शब्द है संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता का क्या मतलब है, जैसे कि संप्रभुता जैसे अपने आप पर निर्भर होना। भारत जो है, तो भारतीय संविधान में जब स्वतंत्र हुआ तो भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, तो भारत के ऊपर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं थी, मतलब कोई भी बाहरी देश का कोई शक्ति नहीं थी, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, और वो किसी भी देश का कोई डोमिनियन नहीं था। मतलब भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, वो अपने आंतरिक, संप्रभुता का मतलब है वो अपने देश के अंदर या देश के जो आंतरिक मामले थे वो
आंतरिक मामलों पर जो भी न्याय लेना था, जो भी डिसीजन लेना था, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। मतलब अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर मतलब वो चाहता तो किसी भी भारतीय किसी भी विदेशी सीमा को का अधिकरण भी कर सकता था, या फिर किसी भी विदेशी सीमा को के अधिकार को छोड़ भी सकता था। तो ये सारी जो जिम्मेदारी थी संप्रभुता, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए। तो इस संप्रभुता का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, किसी बाहरी देश पर आधारित, कोई भी बाहरी देश वो इस पर बाहरी देश की कोई भी शक्ति नहीं थी। तो इसके बाद समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? तो मैंने बताया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है, 3 शब्द 42वें संविधान पहले से प्रस्तावना में नहीं थे निहित, तो बाद में उसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। तो समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1976 में, क्योंकि संविधान में पहले से ही जो देखा गया कि संविधान में पहले से ही इसके कुछ लक्षण पहले से ही मौजूद थे। तो इसके कुछ लक्षण पहले से मौजूद होने की वजह से इस वर्ड को स्पष्ट रूप से इसमें जोड़ दिया गया, समाजवादी शब्द जो है जोड़ दिया गया। तो भारत में देखते हैं तो भारत में समाजवादी जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी जो समाजवादी व्यवस्था जो होती है, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है क्योंकि इस जगह जो है जो लोकतांत्रिक जो समाजवादी व्यवस्था जो होती है उसमें ये जो व्यवस्था है इस जगह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं वो साथ साथ मौजूद होते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बताया है कि जो लोकतांत्रिक जो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था है वो गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को दूर करने की कोशिश करती है। तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है, इसका स्पष्ट रूप जो है ये क्या करती है, गरीबी, बीमारी और उपेक्षा या जो अवसर की असमानता है उनको दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। तो समाजवादी शब्द, क्योंकि हमारे संविधान में ये सारे लक्षण पहले से मौजूद थे जो मैंने बताया आपको, ये गरीबी, बीमारी, उपेक्षा, अवसर की असमानता, ये सारे लक्षण पहले से मौजूद थे। तो ये सारे लक्षण जो हैं उन सबको मिलकर एक लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था बनती है। इसलिए हमारे जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये है समाजवादी। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा वर्ड आता है। तो धर्मनिरपेक्ष में, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द मैंने जैसे बताया ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द में कि हमारे संविधान में जो है सभी धर्म को एक समान रूप से देखा गया है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी जो नागरिक हों, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों, उनको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमारे संविधान में एक किस तरीके के लक्षण, तो धर्मनिरपेक्ष लक्षण मौजूद हैं, इसलिए जो है इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष में हमारे यहाँ किसी एक विशेष धर्म को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ सभी धर्म को की समानता है। तो इसलिए जो है इसको हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का ये मतलब होता है। तो लोकतांत्रिक वर्ड क्या है? तो लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होना। लोकतंत्र होता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। तो इसको 2 भाग में हम देखते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस टाइप के लोकतंत्र को हम बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें लोग अपनी शक्ति, मतलब जनता जो होती है अपनी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से करती है, का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करती है जनता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। उसके बाद होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब हम जनता जो अपनी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसमें क्या होता है, जनता अपनी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, मतलब खुद नहीं करती, वो अपने लिए जो अपनी जो शक्ति होती है उसको यूज़ करने के लिए किसी एक प्रतिनिधि को चुनती है, कोई एक सदस्य चुनती है। जैसे कि हमारे यहाँ विधायक है
और सांसद हैं, तो इन सबको चुनती है अपने जो आवाज़ होती है उसको उठाने के लिए, या अपने अधिकार को किसी प्रतिनिधि को चुनती है। तो अपने अधिकार को मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता होती है अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी दूसरे शक्ति के इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो है अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे सदस्य के द्वारा की जाती है, तो मतलब एक दूसरे प्रतिनिधि के द्वारा करती है, तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसे तो हम देखते हैं कि जो संविधान में लोकतंत्र की जो है शब्द जो है मुख्य रूप से किया गया है। मुख्य रूप से किया गया है कि इसका जैसे कि कार्यपालिका जो होती है, हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो सभी कार्य जो है कार्यपालिका में नियुक्त होती है। सभी कार्यों का जो कानून का निर्माण है या जो भी कार्य है देश से रिलेटेड, वो सभी कार्यपालिका के अंदर आता है, तो कार्यपालिका करती है। तो इस तरीके का जो कार्य है लोकतंत्र कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय में इसने जो है एक कहा भी है कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र केवल न कि राजनीतिक और सामाजिक ना होकर के आर्थिक भी है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र जो होता है सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता अच्छे तरीके से जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो सामाजिक लोकतंत्र से क्या मतलब है? जो हमारा सामाजिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र, तो सामाजिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व तीनों शब्द को एक नज़रिए से ना देखा जाए। जब तक अगर हम तीनों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं तो समाजवादी लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से स्वाधीनता को समानता से या समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता है, या फिर स्वाधीनता और समानता को बंधुत्व से मतलब भाईचारे से अलग करके एक समाजवादी लोकतंत्र की व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में लोकतंत्र की जो है महत्व है हमारे संविधान में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये गणतंत्र शब्द को दो भागों में बांटा गया है, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र। दो तरीके से पढ़ते हैं, राजशाही और गणतंत्र। तो राजशाही क्या होता है? मतलब ऐसा जो राज्यों का प्रमुख होता है वो एक राजा होता है, जैसे ब्रिटेन में है। तो एक राजशाही और गणतंत्र दो भागों में हम पढ़ते हैं। तो राजशाही जो होता है वो एक राजा होता है जिसमें कि ये इसका चुनाव जो है, इसका उत्तराधिकारी जो होता है एक ही परिवार से आता है, मतलब एक आनुवंशिकी के आधार पर आता है, मतलब उसी परिवार से उसका उत्तराधिकारी बनता है, मतलब उसका कोई चुनाव नहीं होता है। लेकिन गणतंत्र में गणतंत्र जो होता है ये एक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को किसी एक प्रतिनिधि को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जो हमारे यहाँ भारत में है। तो भारत में क्या होता है, कोई किसी एक विशेष परिवार से या फिर किसी एक विशेष प्रतिनिधि को जो है नहीं चुना जाता है। यहाँ कुछ टाइम पीरियड में ही एक जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो इसमें मतलब किसी एक विशेष परिवार का कोई महत्व नहीं होता है इसमें। इसीलिए जो है भारत में जो है जो शक्ति होती है वो पूरी शक्ति जो होती है जनता के हाथ में होती है, क्योंकि वो हर एक 5 साल पर चुनाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गणतांत्रिक व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो जो न्याय तो इसमें जो न्याय है, न्याय का क्या मतलब? भारत की प्रस्तावना में न्याय को 3 भाग में हम देखते हैं, 3 तरीके से देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय होता है मतलब किसी भी भारतीय नागरिक को, मतलब सभी भारतीय नागरिक जो है विशेष रूप से समान है। किसी को न्याय जो है सामाजिक रूप में, जैसे सामाजिक न्याय है तो सामाजिक में मतलब किसी भी विशेष मतलब समाज के लोगों को उसके जैसे वो चाहे किसी भी कास्ट से आते हों, चाहे अनुसूचित जनजाति हों या किसी भी कास्ट से आते हों, लेकिन उनको समाज के आधार पर न्याय में कोई भी छूट या फिर उनको न्याय में कोई भी जो भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
तो उसके बाद आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? आर्थिक न्याय मतलब कुछ न्याय जो होता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक आधार, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है या फिर कोई ऐसा है जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके बीच में न्याय उसके अर्थव्यवस्था को देखते हुए किया जाए। तो ऐसा हमारे यहाँ हमारे कानून में न्याय व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसको उसके आर्थिक आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाए। तो उसके बाद आता है के बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता क्या होता है। तो स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? स्वतंत्रता मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना। मतलब हर एक भारतीय नागरिक को किसी भी कहीं भी जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हर तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कोई भी रोक टोक नहीं होता। मतलब किसी भी भारतीय नागरिक को, हर एक इंसान को जो है उसकी गतिविधियों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, और उसके साथ ही उसके अवसर की समानता होती है, ठीक है। और उसके अवसर के विकास के लिए कुछ प्रमुख साधन दिए गए हैं। और स्वतंत्रता का इसकी जो सुरक्षा होती है, मौलिक अधिकार, जो हमारे कुछ मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसके तहत जो है इसकी सुरक्षा भी की जाती है। तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार में इसकी सुरक्षा दी गई है, इसकी सुरक्षा की जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी सरकार है जो मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता दी गई है, अगर उसके विरुद्ध उसका किसी का हनन हो रहा है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। तो जैसे कि हमने बताया कि स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान को कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी काम या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है। तो इस तरीके का कोई, लेकिन मतलब ये भी जो इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है वो केवल उसको अपने जो कानून है संविधान के अंदर, संविधान के हद में रह के ही उसको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इस स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। उसके बाद आता है बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है? बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। मतलब हम लोगों को प्रस्तावना में ये बताया गया है, हम लोगों को एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। मतलब कि भाईचारा एकल नागरिकता जो है, एक हमारे भारत में जो एकल नागरिक व्यवस्था है, तो एकल नागरिक जो होते ही वो भाईचारे के जो व्यवस्था है, भाईचारे की जो लक्षण है, इसको जो है और बहुत मजबूत करता है। तो हमें जो है भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या किसी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर उठकर हमें जो है भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। तो भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए बंधुत्व में, जिसमें 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया था। इस संविधान जो 42वें संविधान संशोधन में इसमें ये नहीं जोड़ा गया था। इसमें जो है इसमें ये कहा गया है कि बंधुत्व जो है में दो बात ध्यान रखने योग्य है कि एक तो किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना, किसी भी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये जो है अखंड, क्यों 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया यहाँ आकर के अखंडता। तो बंधुत्व शब्द पहले से था, लेकिन अखंडता शब्द जोड़ा गया इसीलिए कि देश में हर व्यक्ति के सम्मान को ध्यान में रखना, और वहाँ जो है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, इस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया है इस प्रस्तावना में, ठीक है। तो आज हम जो है इस सभी जो शब्द है प्रस्तावना में यूज़ हुए हैं उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी जो है कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में हम उसको करेक्ट कर सकें। और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।